52 में चुनाव हुए थे, आम चुनाव, पहला आम चुनाव हुआ था। मैं उन दिनों में राजस्थान में था और राजस्थान के इलेक्शंस में भाग लिया कैंपेनर के नाते। और उसके बाद 53 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में कानपुर में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो उसमें हो सकता है कि राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन भी पहला हुआ हो, तब हो सकता है, मुझे पक्का याद नहीं है। वो तो कोई पुराना उस समय का कानपुर का कोई व्यक्ति नहीं हुआ था, लेकिन अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूं, जितने राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन हुए उन सब में मैंने भाग लिया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह अधिवेशन चाहे छोटा हुआ, एक दिन का, आधे दिन का पहला राष्ट्रीय भाषण इनका, अपने अध्यक्ष जी का, और उसके बाद 2 दिन का, 1.5 दिन का ये सेशन, लेकिन इससे बढ़िया सेशन मैंने कभी देखा नहीं। बहुत अच्छा अधिवेशन, बहुत अच्छा अधिवेशन, जिसमें पूरे के पूरे लोग पूरी देर सुन रहे थे कि क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। मन को प्रसन्नता देने वाला और यह विश्वास दिलाने वाला कि सचमुच जो अपेक्षा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबसे की, सुषमा जी ने सबसे की, नरेंद्र जी ने और शिवराज जी ने सबसे की, कि हम यहां से जाने के बाद परिश्रम करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके, और निश्चित करेंगे कि इसके बाद जितने सारे चुनाव होने वाले हैं, विधानसभाओं के हों चाहे आने वाला लोकसभा का हो, जिसके बारे में मैं सहमत हूं। पहले तो मैं आज से कुछ दिन पहले कहता था कि 2013 में हो जाएगा चुनाव। ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली और झारखंड ये सब चुनाव हो, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो। उनमें इनको कोई, आज कम से कम कोई सोचेगा तो देखेगा उनके कोई प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन न होते हुए भी ये भी मैं जानता हूं कि जो सत्ता में बैठे रहते हैं वो सोचते हैं कि अपना कार्यकाल क्यों छोटा किया जाए, जितना है उतना तो पूरा फायदा उठाओ। हमको कहने वाले बहुत लोग मिले कि आप लोग 2004 में आपने जल्दबाजी क्यों की, और 2004 में हम हार गए, 2009 में भी हार गए, 2-2, और 2-2 इनके जो टर्म रहे हैं दोनों के, इस यूपीए 1 और यूपीए 2। यूपीए 1 में महंगाई भयंकर, और उसके साथ साथ वो जिसको कहते हैं ना कैश फॉर वोट्स स्कैंडल। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि जानते हैं कि हम हार गए हैं, मार्क्सिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया है, मेजॉरिटी है नहीं, तो फिर अच्छी बात है, कह दिया सबको कि जितना पैसा चाहिए उतना ले लो और खरीदो, और खरीद करके कैश फॉर वोट्स एक्सपोज किया। हमारे एमपीज ने उनको सार्वजनिक रूप से दिखाया कि कैसे हमको पैसे मिले, और पैसे मिले, हम नहीं लेते। ऐसा स्कैंडल कभी एक्सपोज नहीं हुआ कैश फॉर वोट स्कैंडल। और फिर यूपीए 2 में तो बस स्कैंडल्स की कोई सीमा ही नहीं, लगातार। और कॉमनवेल्थ गेम से जो शुरू हुआ तो आज तक वो अपना हेलीकॉप्टर तक चल ही रहा है, कोई सीमा नहीं। और इसीलिए ये बात सही है कि देश को छुटकारा मिलना चाहिए इस भ्रष्ट सरकार से, मिलना चाहिए। और वो मिलने के लिए जो कुछ जरूरी है उसकी व्यवस्था हमने इस बार के इस राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में अच्छी तरह से की है। उन बातों को समझ करके हम यहाँ से जाएं तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से भारत की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। मैं गोवा का उल्लेख विशेष रूप से कर रहा था क्योंकि मुझे याद है कि जब सूरज कुंड में हमारा पिछला अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय परिषद का, तब मैंने कहा था कि हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए
कि भारत में नई दिल्ली में ऐसी सरकार बने जो एनडीए प्लस की सरकार हो। एनडीए सिकुड़ गया, वो सिकुड़न जो है ना उसको मेकअप करना चाहिए, और एनडीए प्लस की सरकार हो जिसमें प्रमुख जो पार्टी हो वो भारतीय जनता पार्टी हो। और ये सर्वथा संभव है, सर्वथा संभव है। काफी काम हमारे लिए इस बार कांग्रेस ने कर रखा है, हम ही उसका पूरा लाभ न उठाएं, ये नहीं होना चाहिए। एक स्टेज आया था जब मैं कहता था कि मुझे दुख होता है कि भ्रष्टाचार जब इशू बना है तो हमारे कर्नाटक के हैंडलिंग में कभी कभी लगता है जैसे मानो हमारे लिए भ्रष्टाचार बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलने दो, नहीं होना चाहिए। आज कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक इमेज बनी थी भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के समय से लेकर के, जब से खास करके अटल जी ने हमको कहा कि इट शुड बी अ पार्टी विथ अ डिफरेंस, तब से लेकर के एक टीम स्पिरिट की, डिसिप्लिन की, ईमानदारी की ऐसी एक छाप बनी थी हमारी कि जब कर्नाटक का क्राइसिस हमारे सामने दिखने लगा तो हमने जैसे उसको हैंडल किया तो लोगों को क्या क्या हो गया, इनको ये कर क्या रहे, ढीली ढीली बात क्यों कर रहे हैं। मैं याद करता हूं अपनी आरंभिक जब जनसंघ बना था, मैं राजस्थान में था और हिंदुस्तान भर में आपको पता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 1952 में हमने कुल मिलाकर के कितने असेंबली में खड़े किए थे, अलग अलग असेंबलीज में। लोकसभा में तो हमारे जो लोग खड़े हुए थे उनमें से हमारे 3 लोग जीते, एक जीता राजस्थान से और 2 जीते वेस्ट बंगाल से। लेकिन असेंबली में हमारे राजस्थान से 8 जीते थे एमएलए और बंगाल से 9 जीते थे। कुल मिलाकर के सारे हिंदुस्तान में शायद 35 जीते थे और 9 और 8 17 का मतलब है कि देश भर के जो 35 लोग हैं एमएलए, उनमें से आधे इन 2 प्रदेशों में, एक बंगाल में और एक कर्नाटक, एक राजस्थान में। उन 8 में से जब बहुत सारे जागीरदार थे, उनको जब हमने कहा कि अब ये विधेयक आया है जागीर अबॉलिशन का, तो उन्होंने कहा हम क्यों करेंगे उसका समर्थन, हमको समर्थन करना होता तो हम तो कांग्रेस में जाते, आपके यहाँ क्यों आते, जनसंघ में काहे के लिए आते। तो फोन किया हमने, एसओएस करके भेजा डॉक्टर मुखर्जी को, दीनदयाल जी को, दोनों आए जयपुर में उनसे बात करने के लिए। तो 8 में से 6 लोग चले गए, जयपुर छोड़ करके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए। और जब डॉक्टर मुखर्जी ने पूछा कि वो कहाँ हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, तो हमने कहा कि वो तो चले गए। उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा कि मेरी पार्टी में कुछ लोग हैं कि जो हमारे मैनिफेस्टो को मानने को तैयार नहीं है। मैंने अपने सहयोगियों को कहा है कि मैनिफेस्टो न माने कोई तो ये इनडिसिप्लिन है और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। और 6 लोगों को एक्सपेल किया पार्टी ने। मैं इस प्रसंग को भूल नहीं सकता, हमेशा याद करता हूं कि दिस इज द काइंड ऑफ पार्टी दैट वी हैव बिल्ट अप। और डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की सलाह से वो किया। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज भी मैं कहूंगा कि करप्शन के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसे हम सरकार को कहते हैं कि टेररिज्म के साथ समझौता मत करो, 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, कहते हैं कि नहीं करप्शन वो भी चले, भ्रष्टाचार वो अपना टेररिज्म भी चले और हमारी बातचीत भी चलती रहेगी। वाजपेयी ने कहा नहीं चलेगी,
वाजपेयी जी ने आगरा में बुलाया उनको, जनरल मुशर्रफ को, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जब पूरी सभा में जितने लोग इकट्ठे हुए थे उसमें कहा कि नहीं, कोई टेररिज्म हमारी तरफ से कोई नहीं है। आज अगर जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिसको आप टेररिज्म कहते हैं, तो वो तो वहां की आजादी का युद्ध है, आजादी की लड़ाई है। वाजपेयी जी ने कहा कि हम नहीं मानते इसको आजादी की लड़ाई। सड़क पे खड़ी हुई स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे खड़े हैं और कोई आकर के मोटरसाइकिल पर और एक बम फेंक करके जाए और उनको मार दे, उनका 10 लोगों को मार दे, ये आजादी की लड़ाई है। और नतीजा ये हुआ कि कोई वार्ता नहीं हुई हमारे काल में जब तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि जॉइंट स्टेटमेंट दिया वाजपेयी जी के साथ जनरल मुशर्रफ ने कि मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा या कोई हिस्सा जो हमारे कब्जे में है, ही वॉज रेफरिंग टू आज़ाद कश्मीर, वो वहां से कोई आतंकवाद का भारत के खिलाफ प्रयोग नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं हुई। ये अप्रोच अगर हमारी आज की सरकार अपनाती, हम उसका समर्थन करते, लेकिन ये सरकार जैसी है वैसी है। उसका वर्णन काफ़ी हो चुका है, मुझे उसमें जोड़ना कुछ नहीं। मुझे इतना ही कहना है कि इस सारी स्थिति को हमारे लिए हम एक चुनौती मान करके चले और उस चुनौती के ऊपर विजय पाएंगे, ये संकल्प करके यहाँ से जाए। और जिस प्रकार की अच्छी सरकारें आज देश भर में हमारी तरफ से चल रही है, वैसी सरकार हम नई दिल्ली में फिर से लाए, इस प्रकार का संकल्प करके हम जाए। इतना ही निवेदन आपसे करता हुआ बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को कि इस अधिवेशन को इतना सफल बनाया।